नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही है। तो जैसा कि आपको पता है, अपने मॉडल टेस्ट सीरीज आज दूसरा दिन है और आपने ये स्टार्ट कर रखी है। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, अपने क्या है कि जो अपने एनिमल हस्बेंड्री की भी मैराथन क्लासेस चल रही है, जिसमें 1300 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने हैं अपने को, जिसमें से 100 के डेली क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। वो भी अलग से अपने प्ले लिस्ट बनी है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। करंट की भी करवा रहे हैं तो वो भी अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जो ओल्ड क्लासें हैं, जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाए गए थे, वो भी क्लासें क्या है कि प्ले लिस्ट में हर सब्जेक्ट की अलग अलग से है। जैसे हिस्ट्री की अलग से, कल्चर की अलग से, एनिमल हस्बेंड्री की अलग से, साइंस की अलग से। तो वहां पर भी जाकर आप देख सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। दूसरा, अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। और जिन्होंने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको पशु परीक्षण भर्ती के 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और अभी आपके पास मौका है, 15 दिन रह गए एग्जाम के। तो अभी अगर आप टेस्ट लगाओगे तो आपके लिए बेहतरीन है। अभी एग्जाम फाइट करने का तरीका ये है कि जब अंतिम समय में अपने क्या है कि जो टेस्ट लगा लिए जाए तो अपनी वो तैयारी जितनी की होती है वो क्या है कि पूरी की पूरी कंटिन्यू तैयार हो जाता है काम। तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए। दूसरा, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरुआत करें आज के सेकंड मॉडल पेपर के अपने पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन है, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो कामड़िया पंथ के प्रवर्तक राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी क्या थे? प्रवर्तक थे। रामदेव जी का जो प्रमुख मंदिर कहां पर है? रुणेचा में। कहां पर है? रुणेचा रामदेवरा। कहां पर है? रुणेचा रामदेवरा, जो कहां पर है? पोखरण तहसील जैसलमेर में स्थित है। और रामदेव जी के बारे में याद रखना, बाकी तो आप सभी को पता है, रामदेव जी के बारे में काफी जानते हो। तो ऐसा याद रखना कि सांप्रदायिक सद्भावना का जो मेला लगता है, वो सबसे बड़ा मेला किसका है? रामदेव जी का है। किसका है? रामदेव जी का है। और कामड़िया पंथ की महिलाएं कौन सा नृत्य करती है? तेरह ताली नृत्य करती है। तो तेरह ताली किस मेले में किया जाता है? रामदेव जी के मेले। कौन सी महिलाएं करती है? कामड़ पंथ की, कामड़िया जो कामड़ जाति की महिलाएं हैं, वो क्या है कि इस नृत्य में करती है। दूसरा, एक चीज और याद रखना रामदेव जी के बारे में आप, तो रामदेव जी के बारे में एक चीज और याद रखना, रामदेव जी जो का गीत है लोक देवी देवताओं में, किसमें? लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत है किसका है? तो वो रामदेव जी का है। किसका है? सबसे लंबा गीत किसका है? रामदेव जी का है। तो रामदेव जी की जो पचरंगी ध्वजा होती है उसको क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। नेजा एक नृत्य भी है जो भीलों के द्वारा किया जाता है। दूसरा, एक चीज और याद रखना, रात्रि जागरण को क्या कहते हैं? जम्मा कहते हैं। ये बातें आपको क्या है रामदेव जी के बारे में काफी पता है। तो इतनी बातें क्या है इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेन नाई समाज की कुल देवी के रूप में कौन सी लोक देवी प्रसिद्ध है? तो कौन सी लोक देवी प्रसिद्ध है? भी नारायणी माता। कौन सी माता है? नारायणी माता। राजगढ़ तहसील अलवर में क्या है कि इनका मंदिर है। और जो राजस्थान की नारायणी माता, इनके क्या है कि मीणा और जो नाइयों के बीच में अपनी माता को लेकर क्या है इनके अंदर विवाद चल रहा है। तो ये भी पूछा जा सकता है, किस राजस्थान की कौन सी कुल देवी को लेकर मीणा और नाई समाज की या सेन समाज के लोगों में विवाद चल रहा है, इनकी पूजा को लेकर? वो कौन सी माता है? नारायणी माता, जो कहां पर है? राजगढ़ तहसील अलवर में है। कहां पर है? राजगढ़ तहसील अलवर में। शीतला माता कहां पर है? तो शीतला माता चाकसू जयपुर में। कहां पर है? चाकसू जयपुर में। आई माता कहां पर है? बिलाड़ा जोधपुर में। कहां पर है? बिलाड़ा जोधपुर में। घेवर माता कहां पर है? तो घेवर माता राजसमंद में। कहां पर है? राजसमंद में। और राजसमंद झील का निर्माण करवाया था, तो जो नींव की जो नींव रखवाई गई थी वो किससे रखवाई गई थी? घेवर माता से रखवाई गई थी। याद रखना घेवर माता के बारे में, जो बिना पति के सती होने वाली राजस्थान की लोक देवी कौन सी थी? घेवर माता थी। कौन सी थी? बिना पति के सती होने वाली। कौन सी? बिना पति के सती होने वाली। वो क्या की थोड़ी सी लंबी कहानी, आपको कभी ऑफलाइन में आप मौका मिला तो आपको जरूर बताएंगे। तो बिना पति के सती होने वाली राजस्थान की लोक देवी कौन सी थी? घेवर माता थी। याद रखना। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतरिया सर से संबंधित है? तो बीकानेर कतरिया सर से संबंधित कौन है? जसनाथ जी।
कौन से हैं? जिन्होंने जसनाती संप्रदाय चलाया था। और जसनाती संप्रदाय में कितने नियम होते हैं? 36 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 36 नियम होते हैं। और इस जो नृत्य का, इसमें कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य किया जाता है। जो क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य। क्या है? पुरुष प्रधान। जलते हुए अंगारों पर क्या है कि ये नृत्य करते हैं। वो कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य। कौन से नृत्य है? अग्नि नृत्य। और जाम्बोजी ने कितने नियम दिए थे? 20+9। जिन्होंने 20+9 नियम अपनाए थे वो बिश्नोई कहलाए थे। और वो उन्होंने कितने नियम दिए थे? 29 नियम दिए थे। कितने दिए थे? 29 नियम। इतनी बातें क्या याद रखना इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट याद करें, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है? दशहरा, गणगौर, तीज, दीपावली। तो किस त्योहार पर? गणगौर। गणगौर कब आती है अभी? चैत्र। चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या होता है? गणगौर होती है। क्या होती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या होती है? गणगौर होती है। गणगौर, गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो गुलाबी गणगौर की अपने बात करें, गुलाबी गणगौर राजसमंद की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? राजसमंद की प्रसिद्ध है। और गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो गणगौर की सवारी अपने कहाँ की है? जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। बिना ईसर की जो गौर है वो कहाँ की है? जैसलमेर की। बिना ईसर की जो गौर है या गौर है वो जैसलमेर की क्या है? प्रसिद्ध है। भी याद रखना इतनी बातें क्या गौर के बारे में याद रखना। गणगौर होटल कहां पर है? जयपुर में। गणगौर क्या कहलाते हैं? तो जो शेखावाटी क्षेत्र में गिद्दर नृत्य किया जाता है, उस गिद्दर नृत्य के जो नृत्यकार होते हैं वो क्या कहलाते हैं? गणगौर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गणगौर कहलाते हैं। इतनी बातें क्या इसके बारे में याद रखना। झामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खड़किया उसे दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। पात्र झामटिया और खड़किया किस से संबंधित है? तो किस से संबंधित अपने बात करें तो गौरी नृत्य से संबंधित है। किससे नृत्य से संबंधित है? गौरी नृत्य से संबंधित है। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद भरतहरि, निहालचंद आदि के आदि के ख्याल गाते समय निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सरंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सरंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। औदिक दुर्ग से क्या अभिप्राय है? औदिक दुर्ग जल दुर्ग को कहते हैं। और राजस्थान के जो प्रथम श्रेणी का जल दुर्ग कौन सा है? गागरोन दुर्ग झालावाड़ है। कौन सा है? गागरोन दुर्ग झालावाड़ है। बसरोडगढ़, इसका भी क्या है कि ओदक दुर्ग का क्या है? उदाहरण है। तो जल दुर्ग को क्या कहते हैं? ओदक दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? ओदक दुर्ग। करनी माता मंदिर जो बीकानेर में बहुत करीब में स्थित है, किस देवी को समर्पित है? तो याद रखना करनी माता का जो मंदिर है वो कौन सी माता को प्रसिद्ध है? दुर्गा माता को। किसको समर्पित है? दुर्गा माता। करनी माता जो मंदिर का निर्माण जो आधुनिक स्वरूप किसने दिया था? गंगा सिंह ने दिया था। किसने दिया था? गंगा सिंह ने दिया था। और सावन भादो जो कढ़ाइयां हैं वो कहां पर रखी गई है? करनी माता मंदिर है देशनोक में। किसमें रखी गई है? करनी माता मंदिर है देशनोक में। करनी माता का वास्तविक नाम क्या था? रिद्धिबाई था। और आपको पता है रामदेव जी, करनी माता, इनके बारे में आप सभी कुछ है जानते हुए। राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। तो पोमचा कब पहनी जाती है? पीला पोमचा। तो मां बनने के उत्सव पर कौन सा है कि पीले रंग का क्या है कि पोमचा ओढ़ा जाता है। तो वो एक प्रकार की क्या है? ओढ़नी है। और कब पहना जाता है? मां बनने के उत्सव पर। याद रखना जब लड़की का जन्म होता है तो गुलाबी पोमचा ओढ़ा जाता है। कब? जब लड़की का जन्म होता है तो गुलाबी पोमचा ओढ़ा जाता है। और जब लड़के का जन्म होता है तो पीला पोमचा। तो अपने गाने भी जो क्या है कि पीले पोमचे की काफी फेमस हो गई है। अभी याद रखना कब ओढ़ा जाता है, बस ये याद रखना, मां बनने के उत्सव या प्रसूता जन्म के समय। इतना याद रखना, प्रसूता जन्म के समय। जेला जमेला पिपल पन्ना ओगटिया किस अंग के आभूषण है? तो जेला जमेला पिपल पन्ना ओगटिया किस अंग के आभूषण है? तो कान के आभूषण है। किसके आभूषण है? कान के आभूषण है। सुरलिया भी कान का आभूषण है। कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? समेल, बान, मोसर, जडूला। तो जडूला क्या है कि जो जन्म के संस्कार से क्या है कि जो पहली बार जो बाल काटे जाते हैं उसको क्या कहते हैं? जडूला कहते हैं। और जो कि अपनी लोक देवी देवता या अपने इष्ट देवता को क्या है? चढ़ाए जाते हैं। मैक्सिमम क्या है कि जैसे अपने राजस्थान में जैसे अलग अलग देवताओं जैसे सालासर बालाजी के भी क्या है जडूला वगैरह चढ़ाया जाता है। और अन्य माता जो लोक देवी देवताओं को मानते हैं उनके क्या है? जडूला चढ़ाया जाता है। मारदड़ी क्या है? तो मारदड़ी तो आप सभी को पता होगा। मारदड़ी जो लकड़ी की क्या है कि सॉरी कपड़े की क्या है कि
बॉल बनाई जाती थी और बचपन में हम खेले जाते थे, एक दूसरे के मारते थे, उसको क्या कहते थे? मारदड़ी कहते थे। ये एक प्रकार का क्या है? खेल है। अभी क्या है? खेल है। कपड़े की जो गेंद बनाई जाती थी उसको मारदड़ी कहते थे। दड़ी, दड़ी मतलब बॉल। मुंडियारी ख्यात का विषय है। मुंडियारी ख्यात बूंदी के बूंदी के हड्डा चौहान, मेवाड़ के सिसोदिया, सिरोही के चौहान, मारवाड़ के राठौड़। तो मारवाड़ के राठौड़ों की क्या मुंडियारी ख्यात है? अतारकिन, अतारकिन नहीं है, तारकिन है ये गलत। तारकिन का दरवाजा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो तारकिन का दरवाजा नागौर जिले में स्थित है। और तारकिन का सुल्तान, याद रखना, तारकिन का सुल्तान किसको कहा जाता है? तो तारकिन का सुल्तान हमीदुद्दीन नागौरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हमीदुद्दीन नागौरी को कहा जाता है, जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के क्या थे? शिष्य थे। हमीदुद्दीन नागौरी को तारकिन का सुल्तान कहते हैं। और तारकिन का दरवाजा कहां पर है? नागौर में, जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के क्या थे? शिष्य थे, हमीदुद्दीन नागौरी। सरदुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी? सरदुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अपने बात करें तो किसने की थी? दशरथ शर्मा ने। किसने की थी? दशरथ शर्मा ने। सरदुल सिंह जो स्पोर्ट्स स्कूल है वो कहां पर है? बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में, सरदुल स्पोर्ट्स। अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली अवस्थित कहां पर है? तो झालाओं की जो हवेली है वो कहां पर स्थित है? अपने कोटा में है। कहां पर है अभी? कोटा में, याद रखना। राज राज राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक विभाजन किया था वो किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने किया था। किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने किया था। राजपूत पेंटिंग्स नाम से क्या है कि इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, और इसमें क्या है कि आनंद कुमार स्वामी ने इसका वैज्ञानिक अध्ययन किया था अभी। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? शेखावाटी, हड़ौती, मारवाड़ और कांगड़ा। तो कांगड़ा गुजराती शैली है, तो कांगड़ा गुजरात से संबंधित है, ये संबंधित राजस्थान से नहीं है। राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत ने उनके क्षेत्र में योगदान के लिए 1976 में क्या मिला था? पुरस्कार मिला था। वो किस क्षेत्र के लिए मिला था? तो जो कृपाल सिंह जी शेखावत है वो किसके सबसे बड़े कलाकार है? अपने बात करें तो ब्लू पोट्री। किसके कलाकार है? ब्लू पोट्री के कलाकार है। याद रखना, किसके कलाकार है? ब्लू पोट्री। कृपाल सिंह जी शेखावत सीकर के थे, और ये ब्लू पोट्री के क्या थे? कलाकार थे भी। क्या थे? ब्लू पोट्री के कलाकार। ब्लू पोट्री राजस्थान में लाने का श्रेय किसको है? राम सिंह सेकंड को। किसको है? राम सिंह सेकंड को भी। याद रखना, ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। अब ये मत कह देना भी मान सिंह भी लेके आया, तो वो क्या कंफ्यूजन का सवाल है अभी, ठीक है? वो अपने नहीं कह सकते, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया, राम सिंह सेकंड उसमें आंसर है, सही माना गया भी काफी बार। तेजाजी का मेला कहां पर आज किया जाता है? तो तेजाजी का मेला परबत सर नागौर में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? पशु मेला है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है, और जिस पर राजस्थान सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया, 5 पैसे का, 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया है परबत सर नागौर में। और तेजाजी का जन्म कहां पर हुआ था? खरनाल नागौर में हुआ था। कहां पर हुआ था? खरनाल नागौर में हुआ था, याद रखना। निम्नलिखित में से किस स्थल को उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली थी? तो मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो किस में मिली थी अग्नि वेदिकाएं? अपने बात करें तो कालीबंगा में मिली थी। काले रंग की चूड़ियां, चूड़ियों को पंजाबी में बंगा कहते हैं, इस कारण इसका नाम क्या रखा गया था? कालीबंगा रखा गया। और इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने 1951-52 में। और इसके उत्खननकर्ता कौन थे? बीके लाल और बीके थापर। कौन थे? बीके लाल और बीके थापर थे। याद रखना इतनी बात। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे नट या मर्त, जो प्राचीन सरस्वती कहते थे, उसी को आज घग्गर नदी कहते हैं। इसकी एक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा स्थित है। यहां से क्या है कि लकड़ी की वेदिकाएं मिली है, लकड़ी की क्या, सॉरी, लकड़ी की क्या मिली है? नालियां मिली है, जो विश्व में क्या है कि एकमात्र लकड़ी की नालियों के अवशेष कहां पर मिले थे? कालीबंगा में मिले थे। और दशरथ शर्मा ने हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको कहा है? कालीबंगा को कहा है। किसको कहा है? कालीबंगा को कहा है। इतनी बातें क्या कालीबंगा के बारे में याद रखना। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा किस नदी के किनारे? तो बागोर सभ्यता जो भीलवाड़ा किस नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे स्थित है। 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? 31 जो रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? मेड़ता में, जोधपुर में, कुचामन में और सोजत में। तो कौन सी टकसाल में बनता था? कुचामन में।
कुचामन में मिल क्या है कि ये टकसाल में क्या 31,000 रुपया मांगता था अभी। जेतर सिंह कहाँ का शासक था? जालौर का शासक था, मेवाड़ का शासक था, रणथंभौर का शासक था, बूंदी का शासक था। तो जेतर सिंह मेवाड़ का शासक था। किसका शासक था? मेवाड़ का शासक। दिवेर का युद्ध किन के मध्य हुआ था? दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप व मुगलदार किलेदार सुल्तान खान के मध्य हुआ था। महाराणा प्रताप और शहजादा सलीम के मध्य हुआ था। अमर सिंह और खुर्रम के मध्य हुआ था। उदय सिंह और मुगल के मध्य हुआ था। नहीं, दिवेर का युद्ध 1582 में, जिसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, वो किसके मध्य हुआ था? महाराणा प्रताप और सुल्तान खां। इसमें सुल्तान खां क्या है कि मारा गया, और इसकी हत्या किसने की थी? अमर सिंह ने की थी। किसने की थी? अमर सिंह ने। और कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध को क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन का है। क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन का है। और ये इस युद्ध को महाराणा प्रताप की आन बान शान का प्रतीक भी कहा जाता है, क्योंकि हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात जो युद्ध जीता था महाराणा प्रताप ने, ये दिवेर का युद्ध ही था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। और साथ में अभी तक जिन्होंने एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी प्ले स्टोर पर जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए। शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डॉक्टर गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने किस शासक को कान का कच्चा कहा है? तो अजीत सिंह को डॉक्टर गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने क्या कहा है? कान का कच्चा कहा है। किसको कहा है कान का कच्चा? अजीत सिंह को। दुर्गादास राठौड़, जिसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे औरंगजेब के साथ, जिसने पंगे लिए थे और वो अजीत सिंह को वहां से बचा कर लेके आया था, उसी अजीत सिंह को देश निकाला कौन दे देता है? सॉरी, उसी दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला कौन दे देता है? अजीत सिंह दे देता है। इस कारण गौरीशंकर हीरानंद ओझा, डॉक्टर जीएच ओझा ने इसको क्या कहा है? कान का कच्चा कहा है। क्या कहा है? कान का कच्चा कहा है। राजस्थान के प्राचीन शहर शकंबरी, वर्तमान सांबर को 7वीं शताब्दी में किस चौहान राजा ने बसाया था? वासुदेव, समंतदेव, सोमेश्वर, विग्रहराज। तो किसने बसाया था? अपने बात करें तो वासुदेव चौहान ने बसाया था। सबसे पहले जो आदिम पुरुष चौहानों का अपना जो शासन शकंबरी के आसपास बसाने वाला व्यक्ति कौन था? वासुदेव चौहान था। कौन था? वासुदेव चौहान था। विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम, अर्णोराज, अजयराज। तो किसके द्वारा किया गया था? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा, जिसे बिसल देव कहा जाता था। कालांतर में क्या है कि मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था, जिसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने इस 2.5 दिन के जो संस्कृत महाविद्यालय था उसको तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, और आज अपने क्या 2.5 दिन झोपड़े के नाम से जाना जाता है। तोड़ा किसने था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जो संस्कृत महाविद्यालय बनवाया किसने था? बिसल देव विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था, याद रखना। कछवाह राजवंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो कछवाह वंश की जो प्रथम राजधानी थी वो कौन सी थी? दौसा थी। कौन सी थी? दौसा थी। दूसरी राजधानी कौन सी थी? जमवा रामगढ़ थी। कौन सी थी? जमवा रामगढ़। पहली ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी कौन सी थी? आमेर थी, और चौथी कौन सी थी? जयपुर थी। और जब तक क्या है कि जयपुर जब तक नहीं बसाया था 1727 तक, तब तक जो इनकी राजधानी रहती है वो क्या रहती है? आमेर रहती है। जमवाई माता के मंदिर का निर्माण दुल्ला राय ने करवाया था। यहाँ पर मीणा राज करते थे। जमवाई माता के मंदिर के कारण इस क्षेत्र को क्या कहने लगे? जमवा रामगढ़ कहने लगे। क्या लगे? जमवा रामगढ़। तो पहली राजधानी कौन सी थी? दौसा, दूसरी जमवा रामगढ़, तीसरी आमेर, चौथी कौन सी थी? जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम विठारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, वह राजा कौन था? तो प्रथम प्रतिहार शासक जिसने महाराजा धीराज परम बटेश्वर की उपाधि धारण करने वाला कौन था? नागभट्ट सेकंड था। कौन था? नागभट्ट सेकंड था। डॉट डॉट को पराजित कर प्रतिहारों ने भीनमाल के राज्य पर अधिकार किया था। किसको हराया था और भीनमाल पर अधिकार किया था? चावंडियों। चावंडों को हराकर क्या है कि यहाँ पर प्रतिहारों ने भीनमाल में अपना राज्य का क्या किया था? अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भरतपुर व अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। सितंबर नवंबर 1803, अगस्त अक्टूबर 1804, जनवरी फरवरी 1804 और मार्च मई 1806। तो भरतपुर और अलवर ने जो संधियां की थी वो कब की थी? अपने बात करें तो वो संधियां की गई थी सितंबर और नवंबर 1803 में।
याद रखना, राजस्थान में सबसे पहले जो संधि करने वाली जो रियासतें थी वो अलवर और भरतपुर थी। अंतिम में कौन करती थी? शिरोई करती है 1823 में। शिरोई कब करती है? 1823 में। और याद रखना, इसके बाद 1803 के बाद अंग्रेज 1817 और सबसे ज्यादा 1818 में क्या करती हैं? संधियां करते हैं भी। बाद में जो अंतिम रूप से संधि करने वाली अपने राजस्थान की एकमात्र रियासत थी सिरोही 1823। सिरोही के जो सिर सिंह जी थे उन्होंने 1823 में क्या की थी? अंग्रेजों के साथ संधि की थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम कहां हुई थी? तो आहुआ में, एरनपुरा में, नसीराबाद में, देवली में। 28 मई के दिन जो सर्वप्रथम विद्रोह हुआ था वो नसीराबाद छावनी में हुआ था। कहां पर हुआ था? नसीराबाद छावनी में हुआ था। याद रखना भी, ठीक है। राजस्थान में कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां थी। कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां थी। याद रखना, 6 छावनियां थी। एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। क्या नहीं देखा? एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। तो याद रखना, मेरे बात नहीं कर रहे हैं किसी और के बारे में, लेकिन ट्रिक याद रखनी है। तो एरनपुरा, नीमच, नसीराबाद, मेरे से कुछ नहीं, ब्याह से ब्यावर, दे से देवली, और खे से खेरवड़ा। ये क्या थी? अपनी 6 छावनियां थी। तो याद रखना भी, 6 छावनियां थी। जो अंग्रेज अपने छावनियां हुआ करती थी, तो वो 6 छावनियां थी। एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। इतनी क्या है अपने बात याद रखना। ब्यावर और खेरवाड़ा ऐसी छावनियां थी जिसमें क्या है? विद्रोह नहीं हुआ था भी। याद रखना। राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह नसीराबाद में हुआ था। दूसरी बार विद्रोह कहां पर हुआ था? नीमच में हुआ था। कहां पर हुआ था? नीमच में हुआ था। नीमच आज एमपी में, पहले अपने राजस्थान का हिस्सा हुआ करता था भी। याद रखना। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो आज अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करने वाले कौन थे? विजय सिंह जी पथिक थे। कौन थे? विजय सिंह जी पथिक और रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय, इन तीनों ने मिलकर क्या है कि गांधी जी से मिलते हैं और अजमेर में क्या है कि राजस्थान जो वर्धा महाराष्ट्र में क्या है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करते हैं। लेकिन कालांतर में क्या है कि इसका जो जो ऑफिस था वो वर्धा महाराष्ट्र से अजमेर में क्या कर दिया था? स्थानांतरित कर दिया था। किसने? विजय सिंह पथिक ने। स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारट की जन्मस्थली कौन सी है? तो प्रताप सिंह बारट की जन्मस्थली याद रखना, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कौन सी जन्मस्थली है इनकी? शाहपुरा भीलवाड़ा। कौन सी है? शाहपुरा भीलवाड़ा। आज शाहपुरा अलग से क्या बन चुका है? जिला बन चुका है। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसने किया था? याद रखना, ऊपरमाल पंच बोर्ड का जो गठन किया था वो किसने किया था? वो विजय सिंह पथिक ने किया था। किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था। याद रखना, अशोक परमार को, अशोक जो परमार था जिसने राणा संगा का साथ दिया था, उसको क्या की राणा संगा ने खुश होकर क्या दी थी? ऊपरमाल पंच बोर्ड की, ऊपरमाल की क्या दी थी? भेंट दी थी। ऊपरमाल मतलब बिजोलिया। आज जिसको बिजोलिया कहते हैं उसको प्राचीन में क्या कहते थे? ऊपरमाल। और बिजोलिया और बूंदी के बीच में जो पठार था उसको क्या कहते हैं? ऊपरमाल का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपरमाल का पठार कहते हैं। और इस ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी, उर्फ भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? तो भूप सिंह था। 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा। तो किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। किसान पंचायत जिसकी स्थापना सन 1916-17 ईस्वी में की गई, इसका संगठन का संबंध था, इस संगठन का संबंध अपने बात करें तो बिजोलिया था। क्या था? बिजोलिया था। याद रखना। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन को छेड़ा था? तो जुलाई 1921 में मोतीलाल जो तेजावत थे उन्होंने क्या है कि जो एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी। तो एक ही आंदोलन भील आंदोलन, इसकी शुरुआत कहां से की थी? अपने बात करें तो झाड़ोल से। कहां से की थी? झाड़ोल से। संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को उद्घाटन किसने किया था? याद रखना, ट्रिक बता रहा हूं। उद्घाटनकर्ता की जी जी सॉरी, जो उद्घाटनकर्ता थी उनका ट्रिक याद रखना, जी जी सी पी। तो पहले चरण का किसने उद्घाटन किया था? गोडगिल ने। दूसरे चरण का किसने किया था? गोडगिल ने। तीसरे चरण का किसने किया था? चाचा नेहरू ने। सी का मतलब चाचा नेहरू। चौथे चरण वृहत राजस्थान का किसने किया था? पटेल ने किया।
सरदार वल्लभ भाई पटेल। 18 25 18 30 15 26 1, ये क्या है कि मोबाइल नंबर है, याद रखना। 18 25 18 30 15 26 1। तो तीसरा चरण कौन सा था? संयुक्त राजस्थान था। संयुक्त राजस्थान का जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था? चाचा नेहरू ने किया था। और बता दूं क्या कि याद रखना 3-2-1, 3-2-1 का मतलब 3 48, 3 48, 2 49, 1 50 और 1 56। तो सन भी याद हो गई, तारीखें भी याद होगी। अब याद करना है अपने को क्या है? माह याद करना है। तो ट्रिक याद रखना, मामा अम्मा मंजन करो, मामा अम्मा मंजन करो। तो मामा से माँ से मार्च, इस माह से मार्च, ऐसे अप्रैल, इस माह से मार्च, और इससे मई, जैसे जनवरी, और नए से क्या हो गया? नवंबर। क्या हो गया? नवंबर। तो ये आपको ट्रिक बता दी, GGCP। अब याद करना है, अगर आपको प्रधानमंत्री याद करना है तो ट्रिक याद रखना, KAVS, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। शोभाराम कुमावत, गोकुलाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। तो याद रखना, इसकी इतनी आपको ट्रिक बता दी। कभी ऑफलाइन में होगा तो आपको और अच्छी तरह से क्या करवाया जाएगा? एकीकरण करवाया जाता है। इससे क्या है कि आपको चैनल के साथ जुड़कर रहना पड़ेगा, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में संभागीय किस अवधि में व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही थी? तो ये आपके क्या है कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं मॉडल पेपर में, तो वो आपको क्या है कि नेक्स्ट सर करवाएंगे। तो अपने क्या है कि बाद में एनुअल हस्बेंड्री करेंगे, तब तक के लिए क्या है कि आप एक बार ज्योग्राफी, साइंस और मैथ क्या है कि क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन करोगे। हेलो नमस्कार, कैसे हो? सब बढ़िया? तो कंटिन्यू करते हैं, ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चन आज का 41, राजस्थान में किस अवधि में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही थी? आपसे पूछा जा रहा है राजस्थान में कौन सी अवधि थी, कौन सा टाइम था जिसमें संभागीय व्यवस्था थी, जो उसको समाप्त कर दिया था और अवधि में नहीं रही थी, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो कौन सा टाइम था? वो टाइम था बेटा 1962 से लेके 1987 के बीच वाला टाइम। क्या होगा? ऑप्शन हमारा बी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिलों से होकर गुजरती है? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो कर्क रेखा राजस्थान में कहां से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा में बात करूं राजस्थान के अंदर, ये कहां से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। कहां से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली जिले की सबसे अधिकतम ऊंचाई किस जिले में? अरावली के जिले की सबसे अधिकतम ऊंचाई किस जिले में है? सबसे अधिकतम ऊंचाई आपको पता है, सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे? हमारी सिरोही में है, गुरु शिखर। तो सबसे अधिकतम ऊंचाई कहाँ पे होगी? सिरोही में। वो कहाँ पे? सिरोही में। तो क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट होगा। नेक्स्ट, बोराट का पठार कहाँ अवस्थित है? बोराट का पठार पूछा जा रहा है। तो बोराट के पठार की मैं बात करूं तो बोराट का पठार तुम्हारा है जो उदयपुर से जो राजसमंद वाला एरिया है ना, उसके बीच में था। उदयपुर के उत्तर पश्चिम से कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच का जो एरिया है वो क्या है? बोराट का पठार। ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? मतलब दैनिक तापांतर का मतलब जो मतलब कम ज्यादा होता रहता है एक दिन में। किस जिले में सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर, मतलब उसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा? तो वो देखने को मिलेगा कहां पे? जैसलमेर में। कहां पे? जैसलमेर। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट,
राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी राजस्थान के कहाँ पाई जाती है? तो लाल मिट्टी जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला एरिया उदयपुर के आसपास, तो वहां कौन सी मिट्टी है? लाल। ऑप्शन डी इज द राइट। राजस्थान किस जिले में नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? मतलब किस जिले के अंदर, इन चारों के अंदर वो किस नदी का अपवाह, ये चार नदियां हैं, सॉरी जिले नहीं, चार नदियां हैं, इन चार नदियों का राजस्थान के अंदर अपवाह क्षेत्र मतलब उनका न्यूनतम है, तो वो कौन सी नदी है? वो नदी है बेटा वाक्कल। इन चारों में कौन सी है? वाक्कल। ऑप्शन डी इज द राइट। लवणीय गर्त नहीं है, इनमें लवणीय गर्त नहीं, कौन सा नहीं है? तो ताल छापर लवणीय, सुजानगढ़ लवणीय, कायलाना लवणीय, डीडवाना, सॉरी डीडवाना लवणीय, कायलाना लवणीय नहीं है, कायलाना लवणीय नहीं है। इन्होंने पूछा लवणीय कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, बांसवाड़ा स्थित बजाज सागर बांध किस नदी पे है? बजाज सागर बांध आपको पता है बांसवाड़ा के अंदर है, तो वो है माही नदी। कौन सी? माही। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, सरवाड़ व राजमहल खनन क्षेत्र किस जिले के लिए प्रसिद्ध है? सरवाड़ व राजमहल खनन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध की मैं बात करूं तो राजस्थान के कौन से जिले में प्रसिद्ध है और कहां पे है? तो ये है बेटा गारनेट में। कहां पे? गारनेट। गारनेट। ऑप्शन ए इज द राइट। अभी तक आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। एजुकेशन फैक्ट्री के जरूर ऐप को डाउनलोड करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्ले स्टोर पे जाएं, ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 50 फुल लेंथ टेस्ट है और 250 आपको सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट है मिल रहे हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, आपके जो फुल लेंथ टेस्ट है उनको आप दे के देख सकते हो, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है और आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हो। ठीक है, तो उन टेस्ट को आप जरूर दें, आपको उनका मूल्यांकन करो, क्योंकि ऐसा ही पेपर आपका कहाँ पे आएगा? कर्मचारी चयन बोर्ड कराएगा। वैसा ही हमने डिजाइन किया। इन मॉडल पेपरों को देख के आप समझ सकते हो कि जैसे मैं राजस्थान की हिस्ट्री की बात करूं, ज्योग्राफी की बात करूं, कल्चर की करूं, जनरल साइंस की करूं, मैथ की करूं या किसी अदर सब्जेक्ट की बात करूं, पशुपालन की, तो सारा हमने चीजें कवर की है। इन 50 फुल लेंथ टेस्ट को लगा दो, एज इट इज क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। आप बिल्कुल पेपर देख के याद करोगे कि सर आपने बिल्कुल सही बोला, और ऐसे ही क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। बाकी जितनी क्लासें होंगी सबकी पीडीएफ वगैरह हमने ग्रुप में सेंड कर दिया टेलीग्राम के अंदर, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप ले सकते हो। और बाकी क्लासें कंटिन्यू चल ही रही है। प्ले लिस्ट चैनल पर जाके जो प्ले लिस्ट बनी है वहां से भी क्लासें लगा लो, किसी ने अभी तक नहीं लगाई है तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में टायर व ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? टायर ट्यूब कारखाने की बात करूं राजस्थान के अंदर, वो कहाँ पे है? कांकरौली। कहाँ पे? कांकरौली। ऑप्शन सी इज द राइट। किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति संख्या है? अनुसूचित जाति संख्या राजस्थान के अंदर सर्वाधिक कहाँ पे है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या राजस्थान में श्री गंगानगर। ऑप्शन सी इज द राइट। हरिदेव जोशी पत्रकारिता व जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ है? हरिदेव जोशी पत्रकारिता व जनसंचार विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर कहाँ है? आपसे वो पूछा जा रहा है। वो कहाँ पे है? जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर। जयपुर। ऑप्शन डी इज द राइट। राजस्थान राज्य सड़क विकास कोष अधिनियम कब बना था? राजस्थान राज्य सड़क विकास कोष अधिनियम की बात करूं तो ये 2004 में बना था। कब? 2004। ऑप्शन डी इज द राइट। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में आईसीएआर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान है? मतलब आईसीआर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान की बात करें तो ये राजस्थान के कहां पे है? मालपुरा में। कहां पे बेटा? मालपुरा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। सही परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है? सही परियोजना संबंध की बात करूं तो राजस्थान के कौन से बांध से है? तो सही परियोजना राजस्थान के बेटा कहां से है? जवाई बांध से। कहां से? जवाई बांध। और जवाई बांध कहां है? पाली में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट। कौन सा घास राजस्थान के पश्चिमी जिले में नहीं पाई जाती? इनमें कौन सी घास है इन चारों के अंदर राजस्थान के पश्चिमी जिले में नहीं पाई जाती? तो लाना नहीं पाई जाती बेटा। धामण तो है, करड़ भी है, सेवन है, जैसलमेर अपने जो जल पट्टी वगैरह बनी है जैसलमेर बाढ़ की तरफ, गोडावन की रणस्थली भी बोलते हैं, और पशुओं के लिए दूध के लिए बहुत उपयोगी है एक घास। तो लाना घास नहीं है। कौन सी? लाना। ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट, कौन सा जिले समूह है राजस्थान में सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र घेरता है? इन चार ऑप्शनों के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन से जिले राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वन क्षेत्र रखते हैं। इन चारों के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो कौन सा? उदयपुर सबसे ज्यादा होगा। उदयपुर के बाद कौन सा होगा? चित्तौड़। चित्तौड़ के बाद बारह, बारह के बाद में करौली। ऑप्शन सी इज द राइट। उदयपुर, चित्तौड़, बारह, करौली ये सबसे ज्यादा वन क्षेत्र लेते हैं। नेक्स्ट, किशनबाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क है, कहां पे है? किशनबाग कहां पे है? तो किशनबाग की बात करूंगी राजस्थान के जयपुर में बना एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क है। ऑप्शन ए इज द राइट।
राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल की बात करें, जिनको बेचने के बाद आपको जैसे एक तरह व्यापारिक फसल है, अपने घरों में वो नॉर्मली यूज नहीं हो सकती, मतलब वाणिज्य रूप के लिए की जाती है, फिर उसका वो कारखाने में जाएगी, इंडस्ट्री में जाएगी, फिर उसका यूजेज होएगा। तो उनमें चावल है, गेहूं है, कपास है, बाजरा। देखो चावल का अपन यूज कर सकते हैं नॉर्मली विदाउट इंडस्ट्री, कपास का नहीं कर सकते, गेहूं का कर सकते हो, कपास का नहीं कर सकते, बाजरा का भी कर सकते हो। तो कौन सी है नकदी फसल, क्या है? कपास। इसको आपको मार्केट में बेच के आना ही पड़ेगा। ऑप्शन क्या होगा? सी इज द राइट। किस खिलाड़ी का संबंध निशानेबाजी से नहीं है? आपसे पूछ जा रहा है कौन सा खिलाड़ी इन चारों के अंदर निशानेबाजी से संबंधित नहीं है, तो उस खिलाड़ी का नाम बताओ। तो वो कौन सी? विमला मात्रा। कौन है? विमला मात्रा। ऑप्शन बी इज द राइट होगा। ठीक है। मरु पर्यावरण संरक्षण राजस्थान जोधपुर के द्वारा लाइफ टाइम मरु रतन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाए? मरु पर्यावरण संरक्षण हुआ था राजस्थान के अंदर जोधपुर में, उसका जो लाइफ टाइम अवार्ड था मरु रतन 2023 से किसको मिला था? राजस्थान के किस व्यक्ति को दिया था? तो वो दिया था राजस्थान के दो व्यक्तियों को, एक अमित शर्मा था, एक डॉक्टर कमलेश शर्मा। ऑप्शन ए और बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर के 2 दिवसीय अन्न सम्मेलन का शुभारंभ किसने किया है? 2 दिवसीय अन्न सम्मेलन का शुभारंभ किसने किया है? हमारे राजस्थान के डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने किया। ऑप्शन बी इज द राइट। 23 से 25 फरवरी तक सिप्रिस्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? 23 से 25 फरवरी शेक्रेड रिस्प्रिस्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये आयोजन राजस्थान की जोधपुर शहर में किया गया। कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। कहाँ पे? जोधपुर। ऑप्शन क्या होगा? सी इसका राइट। नेक्स्ट, राजस्थान विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा देश की पहली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी युक्त न्यूक्लियर पावर गैलरी, तो पहली न्यूक्लियर पावर गैलरी राजस्थान में कहाँ पे बनने जा रही है? जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, राजस्थान राज्यपाल कलराज मिश्रा के द्वारा किस विश्वविद्यालय का संविधान पार्क का लोकार्पण 11 मार्च 2024 को किया गया था? अभी राजस्थान के राज्यपाल चेंज हो गए, 42वें राज्यपाल बन गए हैं कलराज मिश्रा। 41वें राज्यपाल थे, अभी कौन है? हीरा बाबू भागड़े है। तो राज्यपाल जो कलराज मिश्रा थे, हमारे कलराज मिश्र थे, उन्होंने एक विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण किया था। कब? मार्च 2024 में। तो कौन सा विश्वविद्यालय था? आपसे वो पूछा जा रहा है। तो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो आरटीयू है कोटा, उसका में ये संविधान पार्क बनाया था। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में संविधान पार्क का लोकार्पण किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट। नेक्स्ट, 12 मार्च 2024 को राजस्थान के 3 सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास भारत शक्ति कहां आयोजित किया गया, जिसमें भारत का फाइटर प्लेन तेजस क्रैश हो गया था? 12 मार्च 2024 को तीनों सेनाएं थी हमारी, वायु सेना थी, नेवी थी और आर्मी थी, तीनों ने मिलकर खुद अभ्यास किया था भारत शक्ति। ये राजस्थान में कहां पे हुआ? और तेजस हमारा एक प्लेन था, वो फाइटर प्लेन था, वो क्या क्रैश हो गया। तो ये कहां पे हुआ था? राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर ये कहां पे हुआ था? पोखरण। कहां पे? पोखरण। ऑप्शन बी इज द राइट। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1 अप्रैल 2024 से प्रति माह 1000 की जगह कितनी पेंशन कर दी थी? वो कर दी थी 1150, मतलब 150 रुपए की क्या है? बढ़ोतरी कर दी। बी इज द राइट। जोधपुर के प्रसिद्ध खिलाड़ी देवेंद्र आजाद का निधन हो गया है, इसका संबंध किस खेल से है? जोधपुर के प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन से? देवेंद्र आजाद, उनका निधन हो गया, तो इनका संबंध राजस्थान के किस खेल से है? इनका संबंध राजस्थान के फुटबॉल खेल से। ऑप्शन सी इज द राइट। बंसल आयोग के किस आंदोलन की जांच हेतु बनाया गया था? तो बंसल आयोग बना था, वो हमेशा आपसे पूछता है कि कौन सा राजस्थान के अंदर आंदोलन हुआ, उसकी जांच के लिए बना था। तो गुर्जर आंदोलन राजस्थान के लिए काफी फेमस रहा है, तो इसके लिए बंसल आयोग का गठन किया गया था और इसकी जांच के लिए बनाया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट। वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024 के तहत हिंदुस्तान जिंक की सिंदेसर खुर्दा माइंस विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान है, या किस जिले में है? चांदी उत्पादक खदान राजस्थान के सबसे बड़ी कहां पे है? दूसरे नंबर की। और खुर्दा माइंस नाम रखा है विश्व की दूसरे सबसे बड़ी चांदी माइंस उत्पादन किस जिले के अंदर है? तो ये राजस्थान के कहां पे है? राजसमंद में। कहां पे बेटा? राजसमंद। कहां पे? राजसमंद। ऑप्शन ए इज द राइट। 20 अप्रैल से 22 मई 2024 तक भारतीय सेना का अंत विजय युद्धाभ्यास कहां संपन्न हुआ था? 20 अप्रैल से 22 मई 2024 तक भारतीय सेना का अनंत विजय युद्धाभ्यास कहां संपन्न हुआ था? यह संपन्न हुआ था कहां पे? बीकानेर। ऑप्शन डी इज द राइट। कहां पे? बीकानेर। ऑप्शन डी इसका राइट है। राजस्थान मुख्यमंत्री वर्षारोपण महाअभियान कब शुरुआत हुआ था? राजस्थान मुख्यमंत्री वर्षारोपण महा अभियान की बात करूं तो ये राजस्थान में 5 जून 2024 को स्टार्ट हुआ। 5 जून 2024। ऑप्शन बी इसका राइट है। राजस्थान में किस जिले की पुलिस द्वारा कोचिंग छात्रों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ऑपरेशन मेरा मन शुरू किया गया? कौन सा ऑपरेशन?
मेरा मन शुरू किया गया। कौन से जिले की पुलिस ने किया है छात्राओं की सुरक्षा के लिए, उनकी कोचिंग आने जाने की सुरक्षा प्रदान करने के लिए? तो कौन से जिले ने किया है? तो वो जिला है बेटा कोचिंग सबसे ज्यादा कहाँ पे है? कोटा में ही है ना कोचिंग, कोटा में। तो शाह कोटा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार किस जिले में खेल अकादमी खोली जाएगी? तो इन चारों के अकॉर्डिंग बताओ कौन से जिले में खेल अकादमी खोली जाएगी? तो वो खोली जाएगी शाहपुरा। कहाँ पे? शाहपुरा। ऑप्शन क्या होगा? डी इसका राइट। अभी तक आपने एजुकेशन फैक्ट्री के ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्ले स्टोर पे जाएं, ऐप को जरूर डाउनलोड करें। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 50 फुल लेंथ टेस्ट है और 250 आपको सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट है। मेरा मानना है अभी भी आपके पास टाइम है, जो 50 फुल लेंथ टेस्ट है उनको जरूर देके देखिए। जो अपन मॉडल पेपर करा रहे हैं ना, इसी तरह आपको वैसे टेस्ट मिलेंगे, क्योंकि हमने जो डिजाइन किया ना उसमें 150 क्वेश्चन है। राजस्थान की हिस्ट्री है, मैं ज्योग्राफी की बात करूं, कल्चर की, जनरल साइंस की बात करें या मैथ की करें, करंट अफेयर का भी पार्ट उसमें रखा है, पशुपालन का पार्ट भी रखा है। जैसे कर्मचारी चयन बोर्ड आप पेपर कराएगा वैसे ही हमने डिजाइन किया है कि आपको कैसा भी एग्जाम हो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ पे अभी हो, मतलब आपकी तैयारी कितनी है, मतलब आपको कौन कौन चीजों से आप पीछे हो, कहाँ पे और पढ़ना चाहिए आपको। जब आप तक पेपर नहीं दोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। वैसे आप पढ़ते जा रहे हो, आपको लगता है बहुत तैयारी है, पेपर देके देखो तो पता लग जाएगा आपकी तैयारी कैसे। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जो 50 फुल लेंथ टेस्ट है उनको एक बार जरूर दो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है और आप कहाँ गलती कर रहे हो, आपको अभी कितना और पढ़ना है। और ऐसे ही क्वेश्चन वहां पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्रचलित मूल्य में क्षेत्रवार योगदान कितना रहा है? तो प्रचलित मूल्य में मैं क्षेत्रवार योगदान की बात करूं, राजस्थान के अंदर सेवा का सबसे ज्यादा है। सेवा कितना है? 45.07 है। कृषि का 26.72 है। उद्योग का 28.21 है। और उपरोक्त सभी मतलब सारे ही सही, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, खेल तथा खिलाड़ियों में असत्य बताना है। खेल खिलाड़ियों में असत्य बताना है आपको, तो इनमें कौन सा गलत है आपको ये बताना है। पूनम चौधरी क्या पेरा ताइकांडो है? बिल्कुल सही बात है। क्याना परिहार शतरंज है? बिल्कुल सही है। अक्षय भटनागर पेरा एथलीट है? बिल्कुल सही है। कशिक गुजर और अश्विनी बिश्नोई का बैडमिंटन है? नहीं, ये गलत है। ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। इन्होंने गलत पूछा है तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। पेरिस पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय टीम का कोच किसे बनाया गया है? पेरिस पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय टीम का जो कोच बनाया है वो कौन है? महावीर सेन। कौन है? महावीर सेन। ऑप्शन सी इसका राइट। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 के अनुसार देश के टॉप 100 शिक्षण संस्थानों में राजस्थान के किन 4 संस्थानों ने ओवरऑल कैटेगरी में जगह बनाई है? तो ओवरऑल कैटेगरी के अंदर जो जगह बनाई राजस्थान के जो संस्थान है 4, इनकी बात करते हैं। एक बिट्स पिलानी, बिल्कुल सही बात है। MNIT एक है, MNIT और एम्स जोधपुर। MNIT भी जोधपुर के अंदर है और एम्स भी जोधपुर के अंदर। ठीक है, 2 3 हो गए। एक IIT जोधपुर, MNIT। MNIT तो जयपुर के अंदर है भाई, MNIT जयपुर में है, जोधपुर में थोड़ी है। एम्स जोधपुर में है, MNIT जयपुर में है। ठीक है, तो इन चार संस्थानों ने जगह बनाई है। बिट्स पिलानी, MNIT जयपुर, एम्स जोधपुर और IIT जोधपुर। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, राजस्थान मिशन ओलंपिक 2028 सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ बनाया जाएगा? राजस्थान मिशन ओलंपिक, राजस्थान के भी ओलंपिक होंगे, मतलब जैसे राजस्थान लेवल के ओलंपिक होंगे, वो 2028 तक होने वाला है। तो सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पे बनाया जाएगा 2028 तक? ये बनाया जाएगा जयपुर में। ऑप्शन ए इज द राइट। निम्न में कौन सी गतिविधियां रासायनिक परिवर्तन को दर्शाती है? रासायनिक परिवर्तन को कौन सी गतिविधि आपको इन चारों में बताना है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन है और कौन सा भौतिक परिवर्तन है वो बताना है। तो पानी का उबलना क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला। नेक्स्ट, हीरोइन का रासायनिक नाम क्या है? हीरोइन है उसका रासायनिक नाम क्या है? हीरोइन कौन सी कुछ जा रही है? हीरोइन ड्रग्स वाली हीरोइंस की बात हो रही है यहाँ पे, वो हीरोइन नहीं है। कैटरीना या मैं आलिया की बात करूं, वो हीरोइन नहीं है। ठीक है, हीरोइन का रासायनिक नाम कौन सा है? हीरोइन का रासायनिक नाम की बात करूं तो मर्फी डाई एसीटेट। क्या है? मर्फी डाई एसीटेट। क्या है? मर्फी डाई एसीटेट। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किस धातु का उपयोग विद्युत तारों को परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है? तो इनमें किस धातु का उपयोग विद्युत तारों को आपस में जोड़ने के लिए, वेल्डिंग के लिए किया जाता है? तो कौन सी धातु है वो? कौन सी मिश्र धातु है इन चारों के अकॉर्डिंग? तो वो मिश्र धातु है बेटा सीसा प्लस टीन। कौन है? सीसा प्लस टीन। सीसा प्लस टीन कहां पे है हमारा? सीसा प्लस टीन। ऑप्शन डी इज द राइट होगा। नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण निम्न धातुओं में से भारत में कौन सी धातु बहुतः पाई जाती है? नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण धातुओं की बात करें और भारत में ये
कौन सी धातु भवित पाई जाती है, कौन सी धातु सबसे ज्यादा में पाई जाती है, उस धातु की बात की जा रही है। तो कौन सी धातु है नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात करें राजस्थान के अंदर और भारत के अंदर भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है, तो वो है हमारी कौन सी, थोरियम। कौन है, थोरियम। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए इज द राइट, ऑप्शन ए। ठीक है। मानव आंख का लेंस कैसा है, इसकी प्रकृति व्यक्ति की आयु पर निर्भर करती है। ठीक है। ये कभी उत्तल लेंस कभी अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस है या उत्तल लेंस है। मानव आंख का लेंस बेटा उत्तल लेंस है। कौन सा, उत्तल लेंस। कौन सा है, उत्तल। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। आकाश किस कारण नीला दिखाई देता है, आकाश हमें कई बार क्या नीला दिखाई देता है, कभी काला दिखाई देता है, इसका नीला दिखने का मेन कारण क्या है। तो सूर्य के प्रकाश का पवर्तन है, बिल्कुल भी नहीं है। प्रकाश का परावर्तन, बिल्कुल भी नहीं है। वायुमंडल से सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्ध्यों का परिकरण है, या वायुमंडल से सूर्य के प्रकाश के दीर्घतर तरंग दैर्ध्यों का परिकरण है। तो क्या है, लघुत्तर तरंग दैर्ध्यों का परिकरण है। कौन सा, प्रकाश के परिकरण के कारण हमें मतलब आकाश क्या नीला दिखाई देता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला। नेक्स्ट, मनुष्य ऑटोसोम के जोड़े कितने होते हैं, मनुष्य में ऑटोसोम के जोड़े कितने होते हैं, 22 जोड़े होते हैं। कितने, 22 होते हैं। ऑटोसोम की जोड़े की बात करूं मैं, 22। गुणसूत्र के जोड़े कितने होते हैं, 23 होते हैं। ठीक है, ऑटोसोम के जोड़े 22। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था, किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो वो वैज्ञानिक कौन सा था, उस वैज्ञानिक के बात करें वंशागति का सिद्धांत दिया था, तो वैज्ञानिक था शटन। कौन था बेटा, शटन था। कौन, शटन। ऑप्शन क्या होगा, ए इज द राइट। पहली फसल जिसका जीनोम अनुक्रमित किया जाता है, कौन सी फसल है, कौन सी पहली फसल थी जिसका जीनोम क्या क्या अनुक्रमित किया गया था, वो फसल कौन सी थी। चावल का जीनोम सबसे पहले बनाया गया था, उसको अनुक्रमित किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट। निम्न में कौन सी छोटी आंत का भाग है, इनमें छोटी आंत का भाग कौन सा है, तो छोटी आंत के भाग की बात करूं तो क्या इलियम छोटी आंत का भाग है, बिल्कुल सही बात है। जेजुनम भी छोटी आंत का भाग है, ड्यूडेनम भी छोटी आंत का भाग है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। चारों की चारों ही, तीनों ही क्या है, सही होने वाले। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, ये सारे के छोटी आंत के भाग है। नेक्स्ट, श्वसन क्रिया के दौरान ग्रहण की जाने वाली हवाओं में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। श्वसन जब लेते हैं, हम सांस लेते हैं, तो उस हवा के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो उस हवा के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा मात्र 20% होती है। ऑप्शन डी इज द राइट। डब्ल्यूबीसी की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाने को क्या कहलाते हैं, जब आप में डब्ल्यूबीसी और एक आरबीसी होता है, जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक हो जाएगी, सामान्य से, नॉर्मली से ज्यादा हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ल्यूकेनिया बोलते हैं। क्या है, ल्यूकेनिया। क्या, ल्यूकेनिया। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट होगा। मनुष्य में हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, मनुष्य में हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ पे होती है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है वो कहाँ पे होती है, हमारे मानव के मस्तिष्क में होती है। कहाँ पे, मानव का मस्तिष्क के अंदर। ऑप्शन बी इज द राइट। महिलाओं में कितने जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, महिलाओं में कितने जोड़ी अंडाशय, तो महिलाओं में सिर्फ एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट। बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है, बुद्धि के केंद्र की मैं बात करूं तो बुद्धि का केंद्र बेटा कौन है, सेरेब्रम है। कौन है, सेरेब्रम। जो बुद्धि का सीपीयू है, केंद्र है, सेंट्रल पॉइंट है, वो कौन है, सेरेब्रम। ऑप्शन ए इज द राइट। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी है। कौन सी है, फीमर। ऑप्शन इज द राइट। कौन सा जीवाणु मानव में प्लूरिसी रोग होता है, मतलब कौन से जीवाणु में मानव में प्लूरिसी रोग होता है, प्लूरिसी रोग होता है। प्लूरिसी रोग किस जीवाणु के कारण होता है मानव में, तो प्लूरिसी रोग होता है मानव में कौन सा, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबर क्यूलोसिस, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्यूलोसिस। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट होने वाला है। नेक्स्ट, एलिफेंटाइसिस रोग क्या है, एलिफेंटाइसिस रोग होता है किसके कारण होता है, क्या है, तो एलिफेंटाइसिस रोग होता है हमारा वेचूरिया ब्रेन फर्टाई। क्या है, वेचूरिया ब्रेनक फर्टाई से होता है, किसमें, वेचूरिया ब्रेनक फर्टाई। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, अब देखो, अब हमारे स्टार्ट हो गए भैया मैथ के क्वेश्चन। अब आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चले करते हैं मैथ स्टार्ट। इसमें क्या दे रखा है आपको, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, 60, 105 और 135 छात्रों वाले तीन विषय है, इसमें विज्ञान है, अंग्रेजी है, मैथ है, की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक कमरे की बैठने की क्षमता क्या समान है, मतलब जितने भी रूम है ना, उनमें हर एक रूम में मतलब बच्चे समान बैठे हैं। जैसे मान लो कहीं 15 बैठे तो सब रूम में 15 है, 20 बैठे तो सब में 20 है, 30 बैठे तो सब में 30 है। प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र बैठेंगे। ठीक है, प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र बैठेंगे। तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या में कम से कम कितने कमरों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले अपन क्या रहेंगे, एचसीएफ निकालो। 60, 105 और 135 का एचसीएफ निकालना आता है ना, इनका एचसीएफ निकालोगे ना तो कितना आएगा पता है, एचसीएफ निकालोगे कितना आएगा, मैं बताऊं डायरेक्ट या करके बताऊं,
एचसीएफ आएगा इनका 15। ठीक है, अब एचसीएम एलसीएम का मैंने आपको पहले पूरी क्लास करा रखी है, अभी आपने नहीं देखी है तो चैनल पे जाना, प्ले लिस्ट बनी है पूरी, मैथ की जितने भी 6 टॉपिक है उन सारी क्लासें करा रखी है, 18 से 20 क्लासें हैं, जल्दी छोटी छोटी क्लासें कंप्लीट हो जाएगी। एचसीएफ आ गया 15। ठीक है, एचसीएफ 15 आ गया। अब 60 में 15 का भाग दो। ठीक है, किसके लिए? साइंस के लिए। तो कितने आ रहे हैं? 4 जा रहा है। 105 में 15 का भाग दो, कितना आ रहा है? ये जा रहा है 7 बार जा रहा है। ठीक है, ये किसका हो गया? अंग्रेजी का हो गया। अब मैथ में 15 का भाग दो, कितने बार जा रहा है? ये जा रहा है बेटा तुम्हारा 9 बार जा रहा है। अब इनको जोड़ो, मतलब हमें एक रूम में 15 बच्चे बैठेंगे, साइंस के लिए 4 रूम चाहिए कम से कम, अगर 15-15 बताए। इंग्लिश के लिए 7 रूम चाहिए और गणित के लिए 9 रूम चाहिए। तीनों को जोड़ दो। तीनों को जोड़ने के बाद कितना होता है? तीनों को जोड़ोगे 4 7 11 और 9 कितने हो गए? 20 तुम्हारा राइट हो गया। कितने रूम चाहिए हमें? 20 रूम चाहिए। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, 3 से प्रारंभ होने और 5 से में समाप्त होने वाली 4 अंकों का महत्व और लघुत्तम समाप्ति का बीच कितना है? तो अब देखो 4 डिजिट का नंबर देखो, 3 से स्टार्ट होनी चाहिए और 5 से समाप्त होनी चाहिए, तो उनके बीच का महत्व समाप्ति और लघुत्तम समाप्ति देखते हैं। तो 3 से स्टार्ट होने वाला अपने देखते हैं सबसे पहले, मतलब बड़ा नंबर देखते हैं। 3 9 9 और 5, 5 पे खत्म हो गया, ये सबसे बड़ा नंबर है। फिर 3 से स्टार्ट हो रहा है और 5 पे खत्म हो रहा है, ये हमारा सबसे छोटा नंबर है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 990। कितना है? 990। तो ये हमारा महत्व और लघुत्तम समाप्ति के बीच का डिफरेंस आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होने वाला है। अभी तक आप इस चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करो। एजुकेशन फैक्ट्री के ऐप को जरूर डाउनलोड करो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्ले स्टोर पे जाओ, ऐप को डाउनलोड करो। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 50 फुल लेंथ टेस्ट है और 250 सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट है। मेरा मानना है अभी आपके पास टाइम है, जो 50 फुल लेंथ टेस्ट है उनको जरूर लगाएं, क्योंकि जिससे जो फुल लेंथ टेस्ट हमने डिजाइन किया, आप मॉडल पेपर देख रहे हो ना, आपको ऐसे ही वहां पे पर्सन देखने को मिलेगा। राजस्थान की ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कल्चर है, जनरल साइंस का पार्ट है, मैथ का पार्ट है, पशुपालन का पार्ट है और करंट अफेयर का पार्ट है। सबको हमने ऐड करके 150 क्वेश्चनों का मॉडल पेपर तैयार किए 50। उम्मीद करता हूं, पक्की उम्मीद के साथ बोल रहा हूं, गारंटी के साथ, वो 50 लगा दो, आप पेपर में कहीं नहीं अटकोगे। सेम क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेंगे और आपकी तैयारी भी हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा आपकी कितनी रैंक, आप कहाँ पे हो, कहाँ गलतियां करो, सारा डाउट सब क्लियर हो जाएगा। तो उन टेस्टों को जरूर लगाएं। और सारी क्लासें हमने सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज चैनल पे अपलोड कर दी है, प्ले लिस्ट बना रखी है, वहां जाके अभी भी देख सकते हो, आपने नहीं देखी है तो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18/5 तथा 20/9 का महत्व समापर्त्य बताना है। क्या? सॉरी, लघुत्तम समापर्त्य बताना है। 18/5 था 20/9 का क्या आपको लघुत्तम समापर्त्य बताना है। तो एलसीएम लेते हो आप, तो एलसीएम का जो फ्रैक्शन में होते हैं उनका एलसीएम कैसे लेते हो? मतलब भिन्न में होते हैं, उनका एलसीएम कैसे आता है? तो एलसीएम ऑफ क्या आता है? न्यूमिनेटर मतलब अंश, और एलसीएम ऑफ क्या होता है? डिनोमिनेटर। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर ऐसे आता है ना, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर होता है, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है जब ये फ्रैक्शन में होता है। तो 18 और 20 का एलसीएम लो, 18 और 20 का एलसीएम लो, कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। ठीक है, 18 और 20 का एलसीएम कितना आ गया? 180 आ गया। ठीक है, और एचसीएफ लेना है अब किसका? आपको किसका लेना है? 5 और 9 का एचसीएफ लेना है, तो वो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 180 में 1 का भाग 2 कितना आ जाता है? 180 आए। कितना? 180। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होने वाला। नेक्स्ट, यदि ए बी सी डी ई एफ 6 क्रमागत विषम संख्या है तो उनका औसत पूछा है आपसे। ठीक है, 6 क्रमागत विषम संख्या, इनका औसत आपको बताना है। तो औसत देखो क्या होगा। मान लो मैंने 6 संख्या मान ली, a+1 मान लिया। ठीक है, प्लस a+3, a+5, a+7, a+9 और a+11। अब इन सबको ऐड करो और 6 से डिवाइड करना है। औसत निकालना तो 6 से डिवाइड होगा, सीधी सी बात है। तो 6a+36 आ गया। 6a+36 आ रहा है ना। ठीक है, डिवाइड बाय कितना हो गया? 6 हो गया। तो 6 बार आ जाएगा a+6 बटेगा, और 6 से 6 कटेगा तो a प्लस क्या आ जाएगा? 6 इसका राइट आंसर होने वाला। क्या ऑप्शन है? सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा 21 और 55 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है? मतलब 21 और 55 के बीच अभाज्य संख्या, मतलब जो किसी से भाग में जान देने से भी भाज्य नहीं हो सकती। मतलब 21 से कितनी है? 55, मतलब ना तो 21 होगा और ना ही 55 होगा, इनके बीच वाली संख्या होगी। तो अब देखो कौन सी संख्या 21 के बाद जिसमें भाग नहीं जाता? 23 में नहीं जाता। ठीक है, उसके बाद किसमें नहीं जाता? 23 के बाद किसमें नहीं जाता बेटा?
29 में नहीं जाता, 31 में नहीं जाता, 37 में नहीं जाता, और किस में नहीं जाता, 41 में नहीं जाता, 43 में नहीं जाता, और 53 में नहीं जाता। कितनी संख्या हो गई ये सारी? ये होगी 8 संख्या। इन सबको ऐड करो, अब सबको ऐड करो तो 304/8 होता है, तो कितना राइट आंसर हो जाएगा? 38। इनका औसत क्या है? 38। कोई फॉर्मूला कुछ भी नहीं लगाना, सिंपल सा है। आपको बस आपको पता है कि अभाज्य क्या होता है, कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन सी डिवाइड हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 छात्रों का एक समूह का औसत आयु कितनी है? 16 वर्ष है। 36 वर्ष के अध्यापक को समूह में क्या है शामिल किए जाने पर उनकी आयु में कितने साल की वृद्धि हो जाएगी? औसत आयु में कितने साल की वृद्धि हो जाएगी? कितने स्टूडेंट थे? 9 स्टूडेंट थे। उनकी एवरेज आयु कितनी थी? 16 थी। तो टोटल आयु कितनी होगी? 16 इंटू 9 करोगे तो कितना होता है? 16 निम्न कितने होते हैं? 144 होते हैं। अब क्या है कि एक टीचर और ऐड हो गया, टीचर आके इनमें ऐड हो गया, तो टीचर की आयु कितनी थी? 144 प्लस कितने कर दो आप? 144 प्लस कर दो 36। एक टीचर ऐड हो गया तो ये कितना हो गया तुम्हारा? 180 हो गया। कितना हो गया? 180। अब टोटल लोग कितने हो गए? टोटल लोग हो गए, एक 9 स्टूडेंट थे और एक टीचर हो गए, 10 लोग हो गए। 10 में 180 का भाग दो, कितने आ जाएगा? 10 में 180 भाग दो, 18 आ जाएगा। पहले एवरेज कितनी थी? पहले एवरेज थी 16 थी, अब एवरेज कितनी होगी? 18 होगी। मतलब 2 का डिफरेंस आ गया, 2 साल इसकी औसत आयु बढ़ गई। कितनी? 2 साल। ऑप्शन क्या होगा? बी हमारा राइट होगा। राम ने एक रेडियो 5% हानि पर बेचा, यदि वह उसमें 80 रुपए से अधिक बेचता तो 5% का लाभ होता, तो रेडियो का क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। राम ने क्या 5% की हानि पे बेचा और 5% के लाभ पे बेचता, तो क्या उसे 80 रुपए मिलते। तो मान लो 5% का लाभ किया तो हम 100 को रेफरेंस लेके चलेंगे, 105 हो गया। 5% की हानि की तो कितना हो गया? 95 हो गया। ठीक है, 105 और 95, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 80 रुपए है। और इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करूं तो वो कितना है? वो है 10%। 10x हो गया, ये हो गया 80 हो गया। x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आती है? x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, अगर 10% है और ये कितना होता है? 10% है ना, तो हमें क्या निकालना? 100% पे निकालना है। ठीक है, 100% का निकालना, 10% ये है तो हमें तो 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू निकालोगे आप तो 100% में वो रेडियो का मूल्य क्या हो जाएगा? अब देखो, 100% का रेडियो का मूल्य कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। कितना? 800। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फल विक्रेता 33 आम बेचकर 11 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। मतलब उसके 33 आम है ना, वो 11 आमों के बराबर है, मतलब इनका रेट है, जो विक्रय मूल्य है वो इसके बराबर है, लाभ कमा लेता है इतना। तो अब बोल रहे थे उसे लाभ का प्रतिशत कितना है, उसने कितना परसेंट लाभ कमाया, आपसे ये पूछ जा रहा है। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 22 का डिफरेंस है ना। ठीक है, 22 का डिफरेंस है। अब लाभ कितना कमाया? 11 आमों के बराबर, 11/22 इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज में निकालना, कितना आ गया? 50% उसने लाभ कमा लिया। कितना? 50%। ऑप्शन बी इज द राइट। एक लैपटॉप के मूल्य में प्रति वर्ष, मतलब प्रति वर्ष हर साल 10% का हास्य मतलब गिरावट हो रही है, तो 3 साल बाद लैपटॉप के मूल्य में कितना परसेंटेज कमी आ जाएगी? मान लो लैपटॉप का मूल्य पहले साल कितना है? 100 रुपए फर्स्ट पहले साल, 10% की क्या आ गई? गिरावट आ गई, तो कितना बचा लैपटॉप का मूल्य? 90 रुपए। फिर दूसरे साल कितना लैपटॉप का? 90 रुपए था, फिर 10% गिरावट कर दो। ठीक है, 10% गिरावट करोगे तो लैपटॉप का मूल्य में 10% कमी आ गई, फिर 10% गिरावट करोगे तो 9 गया, तो ये बच गया 81, मतलब 9 की कमी आ गई। तीसरे साल फिर लैपटॉप के मूल्य में अब 81 रुपए था, इसमें फिर 10% गिरावट करो तो अब तुम्हारा कितना बचा? 72 पॉइंट। 72 पॉइंट कितना बच रहा है रे? ये 72.9 बच रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 8.1 हो गया। मतलब 3 साल का कितना हो गया? कभी पहले साल 10 रुपए गिरा, फिर 9 रुपए गिरा, फिर तीसरे साल 8.1 रुपए गिरा। तीनों को ऐड करो, कितना हो गया? 27.1। कितना? 27.1। ऑप्शन सी रुपए, मतलब ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। 27.1% की कमी आ जाएगी लैपटॉप के अंदर, जो टोटल 3 सालों के अंदर जो गिरावट है आएगी वो। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, एक गांव की जनसंख्या 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, यदि वर्तमान में जनसंख्या 4000 है तो 2 वर्षों के बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी? मान लो गांव की जनसंख्या कितनी है? 4000 है, 15% हर साल बढ़ रही है, तो 2 साल बाद पूछा है, तो पहले साल 15% बढ़ी, तो 4000 का 15% कितना होता है? तो 4000 का 15% होता है भाई 15 चौकी 60, तो ये होता है 600 होता है। ठीक है, तो टोटल जनसंख्या कितनी होगी गांव की? पहले साल 4600 होगी, दूसरे साल फिर 15% बढ़ेगी। अब 15% आपको किसका बढ़ाना है पता है? 4600 का 15% बढ़ाना है। अब 4600 का 15% बढ़ाओगे तो जन कितना हो गया? 690 हो गए। अब 690 हो गए, 690 ऐड करोगे 4600 में तो कितना होता है? 5200
नब्बे कितने होते हैं? 5290। क्या होगा ऑप्शन? क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। 2 साल बाद गांव की जनसंख्या 5290 हो जाएगी, मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कार्य प्रगति पे, दिन दुगुनी रात चौगुनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 41% मत प्राप्त किया, वह कितने 5580 मतों से हार गया, तो डाले गए मतों का जनसंख्या संख्या कितनी थी? ठीक है, मान लो 100% वोट थे, एक बंदे को कितने मिले भैया? 41% मिले। दूसरे को कितने मिले? जो जीता है उसको 49% मिले। जब वो हारा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 5580 मतों से हारा है वो बंदा, तो दोनों के बीच में 5580 मतों का डिफरेंस है। मतलब सीधी सी बात है, ये जो कितना है 18% है ना इन दोनों के बीच में, 41 और 59 के बीच का जो 18% डिफरेंस है वो कितना है? 5580 वोटों का है। तो आपको 1% का निकालना है, तो 1% कितना हो गया? 310 हो गया। हमें किसका निकालना है? 100% का निकालना है। 100% कितना हो जाए? 31,000 हो जाए। कितना? 31। टोटल वोट कितने डाले गए थे? आपसे पूछा कुल वोट कितने थे, तो कुल वोट डाले थे 31,000। कितने? 31,000। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचाता है, बचत करता है, और उसकी मासिक खर्च कितना है? 9,680 रुपए है, तो उसकी मासिक आय कितनी है? मान लो उसके पास कितने थे? 100% थे, मतलब 100 रुपए चले, 12% उसने बचा लिए, खर्च कितने कर दिए उसने? 88% कर दिए। जो उसका 88% है वो किसके बराबर है? 9,680 रुपए के बराबर है। मतलब 88% किसके बराबर है? 9,680 के। तो 1% किसके बराबर होगा? हमें पहले 1% का निकालना है, फिर 100% पे पहुंचना है। ये बात हमेशा याद रखना, जीवन में गांठ मार लेना। कभी भी कोई चीज समझ में ना आए तो पहले 1% पे पहुंचना, फिर 100%, जितना परसेंटेज निकालना है वो चीजें तुम्हारे सामने क्लियर हो जाएगी, ज्यादा डाउट नहीं रहेगा। तो अब इसको भाग दोगे तो ये कितना आता है? 110 आता है। हमें क्या कुल आय पूछी है, उसकी मासिक आय पूछी है, तो 100% निकालनी है ना सैलरी, तो 100% कितनी हो जाएगी? उसकी सैलरी हो जाएगी 11,000। कितनी? 11,000। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपए है। यदि 10% वार्षिक हो तो कितनी होगी राशि? वार्षिक हो तो राशि कितनी होगी? ठीक है, टाइम कितना दे रखा है हमें? 2 साल दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है? 2 साल दे रखा है। रेट कितनी दे रखी है हमें? रेट जो दर है वो 10% दे रखी है। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, तो आर प्लस आर, आर इंटू आर बटा 100 करेंगे, मतलब 10 प्लस 10 इंटू 10/100 करोगे, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? 21% आ जाएगा। ठीक है, 21% आ जाएगा। 21% आ गया। अब बोल रहा है अब हमें से सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, मतलब साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज क्या? 2 साल के लिए 10% बढ़ रहा है 1 साल का, तो 2 इंटू 10 कर दो, मतलब 20% बढ़ गया। साधारण ब्याज में तो कोई लफड़ा है ही नहीं। अब दोनों में डिफरेंस कितना आया? अंतर कितना आया? कंपाउंड में और सिंपल में। सिंपल माइनस कंपाउंड करोगे तो अंतर कितना आ गया? 21 माइनस 20 करोगे तो अंतर आ गया 1% का डिफरेंस आ गया। अब जो 1% है ना वो किसके बराबर है? 15 रुपए के बराबर है। हमें किसका निकालना है? 100% निकालना है। 100% किसके बराबर है बेटा? 1500 के बराबर। किसने? 1500। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट, साधारण ब्याज, आपसे फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5 से 10% हो जाती है, मतलब दर बढ़ गई 1.5% के कारण मोहन ने एक वर्ष में 55 रुपए 50 पैसे की हानि होती है, तो मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, तो भाई मूलधन कितना है? मूलधन है यहाँ पे दर है और यहाँ पे समय है। ठीक है, तीन चीज मेरे पास आ गई। मूलधन में ज्ञात करनी है, पता नहीं, दोनों अक्स मान ली। पहले दर कितनी थी? 11.5 थी। दोबारा दर कितनी होगी? 10% होगी, मतलब दर क्या है? गिर गई। दोनों टाइम हमें मूलधन पता नहीं था। समय क्या है? सेम है, 1 साल है। दोनों में क्या है? 1 साल है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ। साधारण ब्याज पूछ रहा है, PNR/100। ठीक है, PNR/100 हो गया। ठीक है, मैं एक नया पेज ऐड करता हूं। अब देखो, PNR/100 हो गया, तो मैंने क्या लगा? ब्याज मुझे पता नहीं कितना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरा? x इंटू 10 इंटू 1 बराबर 100। ठीक है, तो अब क्या है, इन्होंने डिफरेंस भी है, हमें दो डिफरेंस लिया है। ये एक का आ गया, दूसरा हमारा क्या है? x इंटू 11.5 इंटू 1/100। इन दोनों का घटा के देखो, इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों में डिफरेंस निकाल के देखो, तभी तो ब्याज आएगा ना। तो ये कितना बचा है? 11.5x/100 माइनस कितना है? ये है 10x/100 बराबर कितना है? डिफरेंस है वो कितना है? 55 रुपए 50 पैसे का डिफरेंस है। 55 रुपए 50 पैसे का जो इसमें क्या है? डिफरेंस है। जब 55 रुपए 50 पैसे का डिफरेंस है, 100 इसका कॉमन आ जाएगा, तो 11.5x माइनस 10x/100
बराबर क्या है 55.50 है, 55.50 है। तो ये कितना हो गया, अब देखो कितना हो गया, इसको मैंने इसको साथ कर दिया मल्टीप्लाई, तो 11.5x माइनस 10x ये हो गया, इससे करो 5550 हो गया, 5550। तो 1.5x बराबर कितना है 5550 है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालो कितनी है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3700 रुपए। कितनी बेटा, 3700। जो रियल वैल्यू है आपसे पूछा जा रहा है कि मूलधन ज्ञात करो, तो मूलधन कितना है उस रकम का, तो मूलधन है उस रकम का 3700 रुपए। क्या है, 3700। सिंपल फॉर्मूला लगाना है, सिंपल साधारण ब्याज का, दोनों का डिफरेंस निकालना है। पहले आपकी दर 11.5 थी, फिर 10% हो गई, और इनका बीच का डिफरेंस कितना है 55 रुपए 50 पैसे। तो इनको सोल्व करोगे आप, तो क्या हो जाएगा 3700 रुपए आने वाला है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साहूकार को पता चला कि साधारण ब्याज दर 13% वार्षिक दर में 5% की गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आमदनी में 104 रुपए की कमी हो जाती है, तो उसे उधार दी गई पूंजी बताओ कितनी है। ठीक है, पहले 13% थी, 5% की गिरावट आ गई, 0.5 सॉरी 0.5 की मतलब 12.5 बचता है। तो आमदनी का डिफरेंस कितना है, साधारण ब्याज सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो उसका क्या है, 104 रुपए की कमी हो जाती है, उनका डिफरेंस कितना है 104 रुपया। तो मैंने आपको बताया था ना, तो क्या करोगे, इसका कर दो। देखिए डिफरेंस कितना है 104 है दोनों में। तो पहले कितनी थी 13 थी, एक्स इन्होंने टाइम भी तो नहीं दे रखा ना। ठीक है, तो टाइम अपन ने 1 मान लेते हैं, 1 साल। और वार्षिक दर दे रखी है बटा 100, और कितनी है 12.5 है, इंटू एक्स है, इंटू 1 है, और ये है 100। अब इसको तुम सोल्व करो पिछले क्वेश्चन की तरह। जैसे इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारी एक्स की वैल्यू पता है कितनी आ जाएगी, जब जब सोल्व करोगे, और सोल्व करने के बाद इसको तुम पूरा सोल्व करना, तो जो लास्ट फाइनल आंसर आएगा ना एक्स की वैल्यू निकालने के बाद, उससे 104 से मल्टीप्लाई करोगे, तो तुम्हारा फाइनल आंसर पता है कितना आएगा, फाइनल आंसर आने वाला है तुम्हारा कितना, फाइनल आंसर पता है कितना आएगा, 20,800 आएगा। क्योंकि मैं बार बार नहीं कराऊंगा, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, 20,800। ऑप्शन क्या है, सी हमारा राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, और सोना पानी से 19 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है। सोना था तांबे का किस अनुपात में मिला है कि मिश्र धातु का अनुपात क्या है 15 गुना भारी हो जाए। ठीक है, जो गोल्ड है हमारा वो क्या 19 गुना भारी किससे है, पानी से, वाटर से है। ठीक है, ऐसे शॉर्टकट लिखूंगा। कॉपर है हमारा, तांबा है, वो 9 गुना भारी है किससे, पानी से। अब हम किस अनुपात में इनको मिलाएं, कौन से अनुपात में मिलाएं कि ये क्या है मिश्र धातु बनेगी एक, और मिश्र धातु का अनुपात क्या है से पानी 15 गुना भारी हो जाए। तो ठीक है, इन्होंने क्या करना है, अब देखो हमने जो रेशियो रखा है गोल्ड और कॉपर का, वो जी और गोल्ड और कॉपर का जो रेशियो है अपना, देखो अब क्या करेंगे, 19A गोल्ड प्लस 9 क्या है कॉपर है। ठीक है, डिवाइड बाय क्या होगा, ये होगा गोल्ड प्लस कॉपर होगा, और भारी कितना है 15/1 का, इसको निकालना है। अब इसको सोल्व करो, गोल्ड और कॉपर के रेशियो को जब इसको सोल्व करोगे, इस इक्वेशन को आप इसको सोल्व करोगे, तो ये तुम्हारे सामने पता है क्या आएगा, ये तुम्हारे सामने आने वाला है, जो हमारा कॉपर है और जो गोल्ड है, ये आ गया जैसे 2:3 आ जाएगा। ठीक है, इनको सोल्व करने के बाद, तो गोल्ड और कॉपर का रेशियो हो गया 3:2, क्या 3:2 हो जाए। इसने पूछा है, इनका पूछा है मिश्र धातु, इसमें सोने तथा तांबे का पूछा है, तो पहले गोल्ड आएगा फिर कॉपर आएगा, तो 3:2 होने वाला, 3:2। ऑप्शन क्या है, बी हमारा राइट है। नेक्स्ट, ए बी का अनुपात दे रखा है, बी सी का दे रखा है, और ए और सी का मान पूछा है मैंने। ठीक है, ए और बी की वैल्यू कितनी है 3:4 है। फिर बी और सी का पूछा है, तो बी की कितनी है 8 है, और सी की क्या है 9 है। अब देखो इनमें बराबर करने के लिए पता है क्या करोगे, अब इसको बराबर करने के लिए आपको क्या करना है मैं बताता हूं आपको, इसको बराबर करना है, तो देखो इसको करना है, यहाँ पे 4 लिख दो, यहाँ पे लिख दो 8 लिख दो, बराबर हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करो 24, इनको मल्टीप्लाई करो 8 चौके 32, और इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 36। 12 से कटता है ये, हमें ए और सी का पूछा है ना, ए का 12 से कटता है, तो 12 12 12 2 24, 12 दिए 36। तो कितना रेशियो आ गया, देखो ए और सी का, तो 2:3 है ए और सी का, 2:3। ऑप्शन क्या है, बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन कितने हो गए, 115 क्वेश्चन हो गए, मतलब मैथ हो गई, साइंस हो गई, करंट अफेयर हो गया, ज्योग्राफी हो गई। अब आपका पार्ट बी बचता है पशुपालन वाला, अब आपको कराएंगे रवि सर, आपको जाना नहीं है कहीं भी, कंटिन्यू करना है, क्योंकि पूरा प्रैक्टिस सेट लगाओगे तभी आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है और आपके कितने क्वेश्चन है राइट हो रहे हैं। ठीक है, वो अभी आ रहे हैं 1 मिनट में, यहीं रहना।
तो दोस्तों अपने क्या है कि मैथ और साइंस, ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री के अपने क्वेश्चन कर लिए और अब अपना एक पार्ट बचा है एनिमल हस्बेंड्री का। तो अपने एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्वेश्चन अपना पहला रहेगा, निम्नलिखित में से जमुनापारी किसकी नस्ल है? तो जमुनापारी बकरी की नस्ल है, जो एक क्या है, दुधारू नस्ल है। क्या है? दुधारू नस्ल। मेहसाणा नस्ल भैंस की किन दो नस्लों के संकरण से तैयार की गई है? तो मेहसाणा नस्ल याद रखना मुर्रा और सुरती के जो क्या है कि संकरण से तैयार है। मेहसाणा, मैं से मुर्रा, साणा में से आ रहा है तो सुरती याद रखना। क्या रखना? सुरती। मुर्रा और सुरती के संकरण से जो तैयार नस्ल है वो कौन सी है? भैंस की मेहसाणा नस्ल है। नेक्स्ट अपने बात करें राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो के अनुसार भारत में मान्यता प्राप्त मान्यता प्राप्त भैंस की कितनी नस्लें हैं? 53, 44, 37, 20। तो कितनी नस्लें अपने? 20 नस्लें। कितनी नस्लें? 20 नस्लें। याद रखना जो गाय की नस्लें वो कितनी है? 53 नस्लें। कितनी है? 53। किस पशु को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो किस पशु को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊंट को। किसको कहा जाता है? ऊंट को। याद रखना किसको कहा जाता है? ऊंट को। और 30 सितंबर कब? 30 सितंबर 2014 को राजस्थान में क्या है कि पशुधन श्रेणी का जो पशु बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? ऊंट को बनाया गया था 30 सितंबर 2014 को। याद करना ऊंट पर की जाने वाली कला कौन सी है? उस्ता कला है। कौन सी कला है? उस्ता कला। कौन सी कला है? उस्ता कला। याद रखना। दूसरा, इसके प्रसिद्ध प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? तो हिसामुद्दीन उस्ता। कौन थे? हिसामुद्दीन उस्ता। ऊंट का जो आभूषण कौन सा होता है? गोरबंद होता है। कौन सा होता है? गोरबंद। इतनी बातें क्या है ऊंट के बारे में याद रखना। ऊंट में सर्रा नामक रोग होता है, जो जिसमें क्या है कि पाबूजी की फण का क्या है वाचन किया जाता है, तो वो क्या हो जाता है? सही। और ऊंट राजस्थान में लाने का श्रेय किसको था? पाबूजी को था। इसलिए पाबूजी को ऊंटों के देवता भी कहा जाता है। भेड़ों की खेरी नस्ल पाई जाती है जोधपुर, पाली, नागौर जिले में, अलवर, भरतपुर, नागौर जिले में, कोटा, बारां, बूंदी जिले में, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर जिले में। तो खेरी नस्ल अपने बात करें राजस्थान में कहां पर पाई जाती है? जोधपुर, पाली, नागौर जिले में पाई जाती है भेड़ की। वृषण का मुख्य कार्य क्या होता है? मादा की योनि से शुक्राणु पहुंचाना, मादा में क्लाइटोरस का निर्माण करना, शुक्राणुओं का संग्रहण करना, शुक्राणु में पुरुष सेक्स हार्मोन का स्त्रावण करना। तो शुक्र जनन व पुरुष सेक्स हार्मोन का स्त्रावण करना, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन स्त्रावित होता है वो वृषण के द्वारा क्या है? स्त्रावित होता है। याद रखना। कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य संग्रहण में तापक्रम कितना होता है? तो जो क्रायोकेंजार जो क्रायोकेंजार याद रखना, जो क्रायोकेंजार होता है, उस जो आपके टंकी होती है जो डॉक्टर लेके आता है उसको क्या कहते हैं? क्रायोकेंजार कहते हैं। और उसमें क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। और उसका जो टेम्परेचर होता है वो -196 डिग्री होता है। कितना होता है? -196 डिग्री होता है। नेक्स्ट बात करें, कौन सा कथन सही है? नर पशुओं की प्रजनन शक्ति नष्ट करना बंधीकरण कहलाता है। अलास्टेटर द्वारा बंधीकरण करने में अंडकोश के ऊपर रबड़ का सख्त छल्ला चढ़ाते हैं। टिंजर सांड के जनन सक्रिय होते हैं परंतु शुक्र वाहिनियों को काट देते हैं, जिससे शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता। उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। सभी की सभी कथन क्या है? सही है। क्या है? सही। किस प्रकार का पाचन किडनी में होता है? यांत्रिक पाचन, रासायनिक पाचन, कोई नहीं। तो किस प्रकार का जो पाचन है वो किडनी में होता है अपने बात करें तो कोई नहीं। कौन सा पाचन भी क्या है? किडनी में नहीं होता। बस ना रासायनिक होता ना यांत्रिक होता। श्वसन में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त, लार, ग्रंथियां और मांसपेशियां। तो आपको पता है ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? अपने बात करें तो रक्त के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा क्या है कि ऑक्सीजन का परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कितने टेस्ट? 300 टेस्ट। और आपको ये बता दूं राजस्थान में एकमात्र प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री है जो 99 रुपए में क्या किया आपको 300 टेस्ट दे रहा है अभी। दूसरा, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। और हमारे जो ये क्वेश्चन सीरीज चल रही है, मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज चल रही है, जो आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी। और इसमें से मैं गारंटी कह रहा हूं कि ऐसा कैसा पेपर में छपेगा। एनिमल हस्बेंड्री की अपने डेली के डेली 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, 1300 क्वेश्चन की मोस्ट इंपोर्टेंट चल रही है। उन 1300 में से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वो 1300 क्वेश्चन आपके लिए सफिशियंट है भी। दूसरा अपने बात करें तो अपने क्या है कि करंट अफेयर भी चल रहा है, तो करंट अफेयर भी आपको आना है।
और दूसरा, जिन बच्चों ने अभी तक क्लासेस नहीं लगाई हैं, 15 दिन बचे हैं, वो अपनी सभी की सभी क्लासेस टॉपिक वाइज क्या है कि प्ले स्टोर में दिए गए हैं, तो वहां पर जाकर सभी के सभी क्या है देख सकते हैं अभी। तो जल्दी से जाइए, इस सभी चीजों का क्या है फायदा उठाइए। किस प्रकार के जंतु त्वचा के माध्यम से श्वसन करते हैं? मछलियां, उभयचर, पक्षी, सभी। तो किस प्रकार के जंतु उभयचर क्या है कि श्वसन किसके माध्यम से करते हैं? त्वचा के माध्यम से करते हैं। शिशु जानवरों के लिए उचित देखभाल का क्या महत्व है? स्वास्थ्य बनाए रखना, विकास में मदद करना, दीर्घकालिक वृद्धि, सभी। तो स्वास्थ्य बनाए रखना, विकास में मदद करना, दीर्घकालिक वृद्धि, ये शिशु के उचित जानवरों के लिए उचित क्या है देखभाल है। तो ये सभी का सभी क्या है इसके आंसर है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गायों में आमतौर पर पाए जाने वाला एक जीवाणु रोग है, तो कौन सा रोग है? मेस्टाइसिस। थनैला रोग क्या है? जीवाणु रोग है। क्या है? जीवाणु रोग है, मेस्टिस है। यह इसका पूरा नाम क्या होता है? ये गलत लिखा है, मेस्टिस। और याद रखना, जो गायों में दुग्ध ज्वर होता है, दुग्ध ज्वर होता है, वो किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से, याद रखना। मिल्क फीवर कहते हैं जिसको। साधारण कैल्शियम व फास्फोरस की कमी से छोटी उम्र के पक्षियों में कौन सा रोग पाया जाता है? ओस्टियोमेलेसिया, रिकेट्स, फैटी लिवर सिंड्रोम। तो कौन सा पाया जाता है? अपनी बात करें तो रिकेट्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रिकेट्स। हड्डियों से संबंधित छोटी उम्र में कैल्शियम में रिकेट्स। बछड़े बछड़ियों को उनके वजन के हिसाब से दूध पिलाना चाहिए, जो लगभग शरीर का कितना परसेंट होता है? अभी याद रखना, 10% होता है। कितना होता है? 10%। किस जानवर का आवास हमेशा सुरक्षित होना चाहिए? कुत्ता, भालू, बकरी, सभी। तो अपने बात करें तो आवाज तो सभी का सुरक्षित होना चाहिए भी, चाहे कुत्ता है, चाहे भालू है, चाहे बकरी है। पशुओं के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसंख्या बढ़ाना, प्रजातियों का संरक्षण, मांस उत्पादन बढ़ाना, दूध उत्पादन बढ़ाना। तो पक्षु जो पशुओं का संरक्षण किया जाता है, उसका मुख्य महत्व क्या होता है? अपनी बात करें, प्रजातियों का संरक्षण होता है। क्या होता है? प्रजातियों का संरक्षण होता है। नेक्स्ट अपनी बात करें, गद्दी जो चारावाहे रहते हैं वो कहां पर रहते हैं? कहां पर रहते हैं? हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। कहां पर रहते हैं? हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन से रहते हैं? गुज्जर बक्करवाल रहते हैं। कौन रहते हैं? गुज्जर बक्करवाल रहते हैं। याद रखना, कौन से रहते हैं? गुज्जर बक्करवाल रहते हैं। महाराष्ट्र में कौन से रहते हैं? धननगर। कौन से रहते हैं? धननगर। क्या है कि महाराष्ट्र में, तो धननगर जो चारावाही कहां पर है? महाराष्ट्र में। याद रखना, हिमाचल में कौन से रहते हैं? गद्दी। और जम्मू कश्मीर में जब ठंड पड़ती है तो गुज्जर बक्करवाल कहां पर आ जाते हैं? शिवालिक की पहाड़ियों में आ जाते हैं। निम्न में से कौन आंध्र प्रदेश की घुमतू चारेवाई नहीं है? कुरुम्बा, गोला, बंजारे, कुरुमा। तो आंध्र प्रदेश में याद रखना कौन से घुमतू जो चारेवाई नहीं है? याद रखना कौन से नहीं है? बंजारे नहीं है। कौन से नहीं है? बंजारे नहीं है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, गोला, कुरुम्बा और कुरुम्बा, ये तीनों आंध्र प्रदेश में रहते हैं। कै गो, कै गो, कै और गो, ये किस में है? आ में है। किस में है? आ में है। ठीक है, याद रखना, कै गो आ। किस जानवर का जीवन काल सबसे लंबा होता है? हाथी, भालू, बाघ, गिलहरी, किसका जानवर का अपनी बात करें तो हाथी का जीवन काल सबसे क्या होता है? लंबा होता है। पशुओं के दुग्ध मार्ग का सही क्रम क्या होता है? तो याद रखना, मैंने आपको क्वेश्चन बताया था और उसमें दुग्ध में बताया था, पहले लोब्यूल होता है, फिर एलोविलाई होता है, फिर दुग्ध वाहिनी होता है, फिर क्या होता है? ग्रंथि सिस्टम या ग्लैंड सिस्टम होता है। वो क्या है इसमें होता है भी। तो आपको एक चित्र भी बना के दिखाया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? एलोविलाई, लेब्यूल, दुग्ध वाहिनी, ग्रंथि सिस्टम। ये गलत है, इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। दूध के उत्पादन में और खपत में पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन और खपत में भारत का क्या है? पहला स्थान है। मैंने आपको पहले भी बताया था जब अपने आंकड़े किए थे। प्लास्टिक प्रदूषण का समुद्री जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यह प्रजनन को जटिल बनाता है, यह उन्हें भूखा मार देता है, समुद्री जीवन को जहरीला बनाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अपने बात करें उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। अपने बात करें कंपोस्टिंग से क्या अभिप्राय है? कुछ पदार्थों के खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। कुछ पदार्थ के खाद में परिवर्तन होने की दर को कंपोस्टिंग कहते हैं। केंचुआ पालन को कंपोस्टिंग कहते हैं। नहीं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक उर्वरकों का प्रयोग करना कंपोस्टिंग कहलाता है। नहीं, कुछ पदार्थों का खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग कहते हैं। नवीनतम पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुक्कुटों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में कुक्कुट कितने? 146.6
23 है। कितने? 146.23 है। 139 याद रखना गायें हैं और 136 क्या है? भैंस है भी, याद रखना। 139 पॉइंट कुछ, 136 पॉइंट कुछ क्या है? भैंसे हैं भी, याद रखना। पशु में कर्तन दांतों की संख्या कितनी होती है? कर्तन दांतों की संख्या कितनी होती है? इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 4 जोड़ी होती है। 8 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 8 दांत होते हैं। पशु बीमा योजना को राज्य में क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किस विभाग के द्वारा दी गई है? तो राजस्थान कृषि मंत्रालय नहीं, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड क्या है कि इसके लिए राज्य में दी गई है। राज्य है पशु विकास बोर्ड। भारत में दुग्ध उत्पादन, दुग्ध का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है खोआ बनाने में, मक्खन बनाने में, तरल दूध के रूप में, पाउडर बनाने में। अपने बात करते हैं भी, जो भारत में सबसे ज्यादा क्या है कि जो तरल दूध के रूप में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। किस उत्पाद में फास्फोरस पाया जाता है? दूध में, मांस में, अंडे में, सभी में क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। भैंस के घी की अपेक्षा गाय का घी अधिक पीला होता है, इसका कारण क्या होता है? कैल्शियम, केरोटीन, प्रोटीन और पोटेशियम और प्रोटीन। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है? केरोटीन होता है। क्या होता है? केरोटीन। एक पशु को चरने के लिए कितने हेक्टेयर चारा गाय की आवश्यकता होती है? मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो 1 हेक्टेयर चारा गाय की आवश्यकता होती है। 1 हेक्टेयर में बीघे कितने होते हैं? 4 बीघा होते हैं। क्या होते हैं? 4 बीघा होते हैं। कितने वर्ग मीटर एरिया होता है? 10,000 वर्ग मीटर। कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर क्या होता है? एरिया 1 हेक्टेयर में होता है, याद रखना। देसी नस्ल की गाय को कितने किलोग्राम चारा दिया जाना चाहिए? तो देसी नस्ल की जो गाय है उनको कितने किलोग्राम चारा दिया जाना चाहिए? 4 किलो चारा दिया जाना चाहिए। जीवन निर्वाह हेतु गाय, भैंस, सांड को प्रतिदिन कितना किलो दाना देना चाहिए? तो 1.5 से 2 किलो देना चाहिए। कितना? काफ स्टार्टर भी 1.5 से 2 किलो दिया जाता है। मतलब काफ स्टार्टर का मतलब है कि कोई ज्ञापित पशु है तो उसको क्या है कि अलग से क्या है कि दाना दिया जाता है, उसको काफ स्टार्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? काफ स्टार्टर कहते हैं, याद रखना। मुर्गियों को चोंच काटने का क्या उद्देश्य है? स्वजाति भक्षण, दाने की बर्बादी रोकने, पंख नोचने की क्रिया नियंत्रित करने के लिए, उपयुक्त सभी। तो इसका सही कारण क्या है कि उपयुक्त सभी रहेगा। सभी के सभी क्या है? सही है। नेक्स्ट अपने बात करें, निम्न में से कौन सा रोग जो मुर्गियों में इंसानों में फैल सकता है? कोक्सीडियोसिस, रानीखेत, पुलोरम, बर्ड फ्लू। तो कौन सा है? बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा के द्वारा होता है। वो क्या है कि मुर्गियों से इंसानों में क्या है? फैल सकता है। नेक्स्ट अपने बात करें तो अपने क्या है कि मॉडल पेपर के 150 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।